हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी। वहाँ पे हम लोगों ने भारतीय इतिहास में पहला चैप्टर कंप्लीट किया, सिंधु घाटी की सभ्यता। आज से हम लोग एक नया सब्जेक्ट भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और इसके पढ़ने के क्रम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इतिहास क्या था। भारतीय संविधान बनने से पूर्व इसका इतिहास क्या था। ठीक है, तो इसके देखिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे भारतीय संवैधानिक का इतिहास। हम लोग पढ़ेंगे पहले इतिहास इसका। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। लगभग आप सभी को पता होगा कि 1600 ईस्वी के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और भारत में इसकी स्थापना अर्थात यह कंपनी भारत में कब आई ये भी आपको लगभग पता होगा। फिर भी हम बता रहे हैं कि जहांगीर एक शासक था जिसके शासनकाल में एक राजदूत ब्रिटेन से अर्थात लंदन से आया था जिसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने प्रस्ताव रखा जहांगीर के सामने और बताया कि हम आपके देश में व्यापार वाणिज्य करना चाहते हैं। तो जहांगीर पढ़ा लिखा शासक था और वह सब बातों को समझ गया कि ये क्या करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। कंपनी जो है पहले व्यापार करने ही आई थी, उनका पूरा का पूरा मूल उद्देश्य व्यापार करना ही था। तो इसके बाद फिर उन्होंने 1608 ईस्वी में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 1608 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और इसका मूल आधार व्यापार करना था। और आपको पता भी है कि सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1608 ईस्वी में। इसके बाद कंपनी का नाम क्या था? जो कंपनी भारत में आई थी उस कंपनी का नाम द गवर्नर एंड द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज़, यह कंपनी का नाम था। जो ब्रिटेन से भारत में आई थी व्यापार और वाणिज्य करने, उस कंपनी का नाम यही था जिसको आप लोग ईस्ट इंडीज़ कंपनी कहते हैं, लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडीज़ कंपनी। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में उसको ईस्ट इंडीज़ कंपनी बोला जाता है। ठीक है, तो आगे धीरे धीरे ये आगे प्रोसेस बढ़ा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, 1608 ईस्वी में इन लोगों ने अपना जो है कंपनी स्थापित किया। इसके बाद आगे चलकर कुछ दिक्कतें आई भारत देश में। जैसे आगे चलकर आपको पता है कि आगे चलकर वे बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के बाद एक प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि अब अंग्रेज़ ही भारत पर शासन करेंगे। पहले जो ये जो कंपनी आई थी स्टार्टिंग में, तो ये केवल व्यापार करने आई थी। बट आप देखेंगे कि अब इनका जो है व्यापार ही करना उद्देश्य नहीं था, बल्कि ये जो है इंटरफेयर करते थे सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों में। भारत के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक मामलों में ये आगे चलकर फूट डालो राज करो वाली रणनीति अपनाने लगे। हाँ, जैसे यहाँ पे आपको पता है कि उस समय बहुत सारे शासक हुआ करते थे, भारत देश में बहुत सारे शासक थे। तो ये क्या करते थे, एक दूसरे शासक को ये लोग भड़काते थे। तो इससे क्या होता था, फूट पड़ता था लोगों में। तो ये आपस में ही लड़ते थे शासक और ये लोग अपना काम आसानी से निकाल लेते थे। तो यही हुआ। फिर बक्सर का युद्ध हुआ। इसके बाद फिर जो है प्लासी का युद्ध हुआ। तो जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो हुआ था 1757 ईस्वी में। कब हुआ था? 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ। फिर बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। और इन दोनों युद्धों के जीतने के बाद सन 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की 2 संधि हुई। आपको पता है कि ये अंग्रेज़ों से ये जो युद्ध हुआ था ये अंग्रेज़ों के साथ हुआ था, राजाओं का, अलग अलग शासकों का। तो इसके बाद इन 2 युद्धों के बाद, प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियाँ हुई, इलाहाबाद की 2 संधियाँ हुई। पहली जो इस संधि में क्या हुआ,
इस संधि में अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिली और यहीं से शुरू हुआ भारत का आर्थिक शोषण। ठीक, अंग्रेज़ जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा की उनको दीवानी का हक प्राप्त हो गया, मतलब भूमि का काम या फिर कोई और काम, व्यवसाय का काम, तो उससे इन लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ अंग्रेज़ों को। इसके बाद अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसी अब तक बन चुकी थी, बंगाल, मद्रास और इसके बाद बॉम्बे। आगे चलकर ये तो अब हस्तक्षेप करने लगे। कंपनी के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक मामलों, यानी कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक मामलों में भी अब हस्तक्षेप होने लगा था। पर आगे चल के क्या हुआ, 1770 ईस्वी के आसपास बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा, बहुत ही भयानक अकाल था। तो उस समय क्या था, इस अकाल के कारण इस अकाल ने भारत को तोड़ दिया और साथ ही साथ भारत को तो तोड़ा ही तोड़ा, साथ ही साथ अंग्रेज़ों के राजस्व को भी खत्म कर दिया। अर्थात इतना भयानक वह था कि उससे जो है कंपनी के शेयर होल्डर या फिर कंपनी के पूंजी पर जो है असर पड़ने लगा। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद मद्रास की संधि हुई। मद्रास की संधि, आपको पता है कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। इतिहास में आपको बताया जाएगा कि आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था और इसके बाद आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद हैदर अली और कंपनी के बीच सन 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई थी और इस संधि में हैदर अली को कंपनी ने जुर्माना तथा क्षतिपूर्ति दिया था। अर्थात इस संधि में हैदर अली विजयी तो नहीं कह सकते, पर हैदर अली कमज़ोर नहीं था। इस युद्ध में, जो मद्रास का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में हैदर अली कमज़ोर नहीं था। इस वजह से जब यह मद्रास की संधि हुई तो कंपनी को हैदर अली को बहुत सारा पैसा देना पड़ा। कंपनी ने क्या किया, हैदर अली को क्षतिपूर्ति दिया, बहुत सारा पैसा दिया, धन दिया कि लीजिए, यह जो हमने आपका नुकसान किया ये आपकी भरपाई है। ठीक, अब क्या हुआ, ये बातें जो है पता चल गई कहाँ, जो ब्रिटेन में लोग थे, जो पार्लियामेंट था, वहाँ के जो कंपनी थी, वहाँ पता चल गया कि ये लोग अब कंपनी को चला नहीं पा रहे हैं भारत में। तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इसके बाद तो कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद क्या हुआ, फिर यहाँ देखिएगा एक पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप शुरू होता है। अर्थात जब कंपनी को बहुत सारा पैसा क्षतिपूर्ति के रूप में देना पड़ा तो कंपनी घाटे में आ गई, और जब कंपनी घाटे में आ गई तो फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो ब्रिटेन में कंपनी थी और वहाँ का जो पार्लियामेंट था, वहाँ के लोगों ने सोचा कि ये अब इनको अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं देते हैं और ख़ुद काम करते हैं। तो पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप शुरू होता है। और आपको एक पॉइंट बता दें कि 1600 ईस्वी से लेकर 1858 ईस्वी तक कंपनी का शासन रहा, 1858 ईस्वी तक, और 1858 ईस्वी के बाद क्राउन का शासन होता है। 1858 के बाद जो है क्राउन का शासन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इतनी चीज़ों को आप स्क्रीनशॉट लेंगे या फिर जो है वीडियो को पॉज करिए और इतना लिखिए। इसके बाद पढ़ाया जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कि उस एक्ट के तहत क्या बदलाव किए गए। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटेन में थी, उन्होंने क्या भेजा, क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन कंपनी को दी या फिर क्या बदलाव भारत में किया उन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। वीडियो को पॉज करिए, इतना लिखिए। अब आपको पढ़ना है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अर्थात अब जो है यहाँ से स्टार्ट होता है ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप भारत में। पहले जो है कंपनी शासन किया करती थी, कंपनी सारे नियम कानून बनाती थी, पर अब जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, यहाँ से 1773 से ब्रिटिश पार्लियामेंट का हस्तक्षेप शुरू होता है। और इसके बाद इस एक्ट में क्या क्या कहा गया, वही बातें भारत में
लागू होती थी और वही बात जो है भारत में मानी जाती थी। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, आपको पता है कि उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, 3 प्रेसिडेंसी थी उस समय। तो अब उन 3 प्रेसिडेंसियों को 2 प्रेसिडेंसी बनाया जाएगा। मद्रास और बॉम्बे को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया। मद्रास और बॉम्बे को लिखिएगा, इसमें 3 प्रेसिडेंसी थी पहले। तो पहला इसमें काम क्या किया गया, पहले ब्रिटिश की 3 प्रेसिडेंसी थी, लेकिन अब उसको क्या किया गया, 1 कर दिया गया। देखिए इसमें लिखिएगा मद्रास और बॉम्बे को, मद्रास और बॉम्बे को, बॉम्बे को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन लाया गया। ये पहला काम किया गया, लाया गया। अब इसके बाद क्या किया गया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बंगाल के गवर्नर को, बंगाल के गवर्नर, पहले नाम हुआ करता था बंगाल के गवर्नर, पर 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है जो पूछा जाता है, क्वेश्चन ये है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला गवर्नर लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, ये था बंगाल का पहला गवर्नर। फिर इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग। ध्यान से देखिएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 1773 ईस्वी के पहले, 1773 ईस्वी के पहले बंगाल का जो गवर्नर था, बंगाल का पहला गवर्नर, अर्थात बंगाल का पहला गवर्नर जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्या था, रॉबर्ट क्लाइव, अर्थात बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद बंगाल का अंतिम गवर्नर, जब ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लाने के कुछ समय पहले कौन था गवर्नर जनरल, गवर्नर, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। इसके बाद क्या किया गया, ये पद 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में बदल दिया गया, गवर्नर जनरल नाम रख दिया गया। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसको देखिएगा ध्यान से। बंगाल का अंतिम गवर्नर, जिस समय ये रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था, और इसी को ही क्या किया गया, पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या किया गया, पहला गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, गवर्नर जनरल्स पूछे जाते हैं। ठीक, अब इसमें और क्या काम किया गया, एक और काम किया गया, इसमें कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, कार्यकारिणी परिषद बनाई गई, कार्यकारिणी परिषद बनाई गई। और इसमें कितने मेंबर होते थे, 4 मेंबर एंड गवर्नर,
गवर्नर भी होता था। ठीक, गवर्नर भी होता था। क्या होते थे? कार्यकारी परिषद में 4 मेंबर और गवर्नर होते थे, और ये मेजॉरिटी से काम होता था। मेजॉरिटी मतलब अगर जो 3 लोग किसी बात पे सहमत हो जाते थे तो वो नियम बना दिया जाता था। ठीक है, अब इस वीडियो को पॉज करिए, इतना लिखिए। इसी में अब आगे लिखेंगे कि और इसमें क्या क्या नियम बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले एक और पॉइंट लिखिए। इसी में क्या किया गया था? सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया था, जिसको 1774 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, इसी एक्ट के द्वारा 1773 ईस्वी में ही सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो उसको लिखिएगा कि इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में, इस एक्ट के अंतर्गत कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट बनाने का प्रावधान किया गया था, किया गया, जिसकी स्थापना, अर्थात सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, जिसकी स्थापना, याद रखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, समझ पा रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? जिसकी स्थापना 1774 ईस्वी को हुई, 1774 ईस्वी को हुई। अब इसमें और क्या काम किया गया? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तो कर दी गई, पर इसके अधिकारिता क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं बताया गया। इसमें ये नहीं बताया गया कि ये जो सुप्रीम कोर्ट होगी वो किस प्रकार के मामले देखेगी। ठीक है, किस प्रकार के? दीवानी, फौजदारी, जिसको ये कह सकते हैं आपकी, इसके अधिकार क्षेत्र को नहीं बताया गया। अधिकारिता, यहाँ पे एक छोटा से ऐसे हेडिंग टाइप में लिख लीजिएगा, अधिकारिता, इसके अधिकार क्षेत्र को नहीं बताया गया। इन्होंने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट तो बनाया, पर अधिकार क्षेत्र को नहीं बताया गया कि इसके अधिकार क्या होंगे, ये करेगा क्या काम, कौन सा काम ये करेंगे, ये नहीं बताया गया। फिर क्या हुआ? इसी एक्ट के तहत 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। अब आप जानते हैं कि अगर जो 1600 ईस्वी में कोई कंपनी की स्थापना होती है तो धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ ऐसे भी गोरे अंग्रेज़ थे जो उसी में अपना व्यापार स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, छोटा छोटा जो है अपना व्यापार स्टार्ट कर दिए थे, और ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। लोग समाज में रहते हैं, भली भांति परिचित हैं कि किस प्रकार से लोग अपना दिमाग लगाते हैं और ख़ुद का एक सेटअप स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी वजह से यह भी एक काम किया गया, इस एक्ट के अंतर्गत यह एक काम किया गया कि जो छोटे छोटे व्यापारी थे, कर्मचारी थे, उसी में जो कंपनी के छोटे छोटे कर्मचारी थे उनके निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया। तो लिखिएगा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, निजी व्यापार पर रोक लगा दिया गया, रोक लगा दिया गया और उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाँ, उपहार भी तो ले सकते थे, हाँ, और लेते भी थे उपहार,
और उपहार, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे साहूकार अच्छे पोस्ट पे थे, अपने ही देश के लोग, तो उस समय लोग अंग्रेज़ों को उपहार देते थे। उपहार देने पर या उपहार लेने पर रोक लगा दिया गया। लेने पर रोक लगा दिया गया। ये कंपनी द्वारा इतना सब काम किया गया 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब इसके बाद हम लोग अगला रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के रूप से नाम से जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए। इसके बाद 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद एक और एक्ट लाया गया, एक्ट ऑफ 1781, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। ठीक है, सेटलमेंट क्यों कहा गया अभी हम आपको बताते हैं। पहले इसमें देखिए क्या हुआ। 1781 के अधिनियम में सुप्रीम कोर्ट, 1773 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद, 1773 ईस्वी में कार्यकारी परिषद भी गठित की गई थी, के अधिकारिता को स्पष्ट किया गया। मतलब उन दोनों के अधिकारिता को स्पष्ट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के और कार्यकारी परिषद के। कार्यकारी परिषद मतलब गवर्नर जनरल और 4 और मेंबर, 5 लोग थे उसमें। तो उन दोनों के, सुप्रीम कोर्ट और कार्यकारी परिषद के अधिकारिता क्षेत्र को बताया गया इस एक्ट के तहत। इसमें क्या कहा गया, क्राइम वाले मैटर जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा, जो क्राइम वाले मैटर होंगे वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। और राजस्व वाले मैटर, राजस्व मतलब दीवानी वाले मैटर जो होंगे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद उसको देखेगी। अब जाके ये बात स्पष्ट की गई कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह के मामले देखेंगे और गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी परिषद है वो किस तरह का मैटर देखेगी। तो इसीलिए इन दोनों के बीच जो है सेटलमेंट किया गया, इसलिए इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट पड़ गया है। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करिए और इसको इतना लिखिए, और इसके बाद जो है अगला एक्ट नेक्स्ट डे पढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग इसको रिवीजन करेंगे। वीडियो अगर जो समझ में ना आ रहा हो तो 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। ये चीज़ें बहुत ही नई हैं, ये अभी तक जो है आपने शायद ही पढ़ा होगा इसको, क्योंकि ये चीज़ें हम लोग पढ़ते नहीं हैं, लोग अक्सर छोड़ देते हैं। और देखिए आपको बताना चाहते हैं कि यूपीएसआई में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर ये हम नहीं कह रहे हैं कि यूपीएसआई में का सिलेबस हम पूरा पढ़ा पाएंगे, क्योंकि उसमें एक अलग से पढ़ना होता है टॉपिक जिसका नाम है मूल विधि। तो मूल विधि यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा, बाकी संविधान, भारतीय संविधान से रिलेटेड जो भी कुछ है वो एक व्यापक स्तर पर पढ़ाया जाएगा। अगर जो कोई भी यहाँ यूपीएसआई का भी तैयारी कर रहा है तो उसको हम आप अलग से बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे मूल विधि नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि यूपी SSSC पेट के सिलेबस में मूल विधि नहीं है। तो इसलिए सिलेबस को आप लोग देख के चलिए, बिना सिलेबस का ज्ञान हुए आप फालतू की चीज़ें पढ़ते रहेंगे, उससे कोई आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।